एमएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का उनके सेकंड पेपर की कक्षा में स्वागत है। इसके अंतर्गत हम रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने पिछले टर्न पे देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का शक्ति ग्रह होता है और यहाँ पर श्वसन की अभिक्रिया होती है और सेल के अंदर ये ऑक्सीडेशन की जो प्रोसीजर है उसको करता है। इस ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर में पिछले टर्न पे मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के साइटोक्रोम सेल ऑक्सीडेशन में काम के होते हैं या यूज़फुल होते हैं। साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम ए, बी, सी तीनों के अंदर हीम प्रोटीन होता है और हीम प्रोटीन में 4 पायरोल रिंग होती हैं, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और एक प्रोटीन एक साइड जो है वो प्रोटीन का चेन जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक चेन जुड़ी हुई होती है। तो इस तरह से एक हीम ग्रुप जो है वो साइटोक्रोम्स के अलग अलग संरचना वाले साइटोक्रोम्स का निर्माण करता है। यदि हम तीनों साइटोक्रोम्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें या उनके अवशोषण स्पेक्ट्रा का अध्ययन करें तो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से साइटोक्रोम ए का पीक 600 nm पर आता है, साइटोक्रोम बी का पीक 560 nm या 560 nm पर आता है और साइटोक्रोम सी का पीक 550 nm पर आता है। ये यूवी स्पेक्ट्रा के डाटा, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा के डाटा हैं। ए और बी साइटोक्रोम की यदि हम बात करते हैं तो इनमें हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन होती है जिनमें कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है। यानी ये जो है कैसी है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन होती है और प्रोटीन बाइंड्स होते हैं इसके ऊपर। साइटोक्रोम सी का मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और 12,500 मॉलिक्यूलर वेट होता है। इसमें दोनों तरह के इसकी मेम्ब्रेन होती है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, दोनों टाइप की मेम्ब्रेन होती है। इसके जो दूसरे ग्रुप हैं, इसके जो दूसरे मेंबर्स हैं यानी साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम सी, इनके अलावा साइटोक्रोम C1 और साइटोक्रोम बी 562, ये 2 साइटोक्रोम हैं। ये 2 साइटोक्रोम भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में मदद करते हैं, यानी श्वसन की प्रक्रिया में जो है ये मदद करते हैं ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर में। द पॉजिटिवली चार्ज रीजन प्रोबेबली प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम। तो जो पॉजिटिव चार्ज है यानी धनात्मक आवेश जो है यहाँ पर इसकी प्रोसीजर में बहुत ही साइटोक्रोम सी के ऊपर जो धनात्मक आवेश उपस्थित होता है वो इस प्रक्रिया में, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इसका। यदि हम आयरन ऑफ द हीम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो बाउंड टू वन साइड टू द सल्फर अटैच मैथियोनिन ग्रुप एंड अदर साइड हिस्टेनाइल नाइट्रोजन। एक साइड तो वो सिस्टाइन प्रोटीन से जुड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड जो है वो हिस्टेनाइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये इसकी संरचना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। एक तो हीम ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ सल्फर से जुड़ा हुआ होता है, मतलब 4 तो आयरन के जो है वो एक तरफ हीम ग्रुप है और हीम ग्रुप में आप जानते हो 4 पायरोल मिले हैं, उसका नाइट्रोजन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड कर लेता है आयरन के साथ। 5वीं उसकी जो वैलेंसी है वो सल्फर एटम मैथियोनिन ग्रुप का होता है और नाइट्रोजन जो है इसमें 5 मेंबर रिंग आपको दिखाई दे रही है, साथ में एक साइड CH2 ग्रुप बना हुआ है और ये वाला जो है ग्रुप या ये हिस्टेनाइल नाइट्रोजन
का ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये साइटोक्रोम सी की संरचना बनी हुई होती है। हीमोग्लोबिन से इसमें ये अंतर होता है कि यहाँ पर जो मैथियोनिन ग्रुप है, वहाँ पर जो मैथियोनिन ग्रुप है हीमोग्लोबिन के अंदर, वो यहाँ पर सेकंड मोर डिस्टेंस, यानी इससे थोड़ी सी डिस्टेंस भी उसकी ज़्यादा होती है और वो हिस्टिडीन रेसिड्यू से रिप्लेस हो जाता है एंड लिविंग स्पेस फॉर ऑक्सीजन H2O एंड CO, और यहाँ पर वो जो है ये हट जाता है और उसकी जगह पर ऑक्सीजन H2O या CO आने के लिए जगह होती है। तो हीमोग्लोबिन की संरचना को हम डिटेल में आगे जब हम हीमोग्लोबिन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे। यानी ये जो मैथियोनिन ग्रुप का ग्रुप है, ये वैलेंसी हीमोग्लोबिन में फ्री रहती है, जबकि यहाँ पर 6 वैलेंसी साइटोक्रोम में बिजी होती हैं। तो ये संरचना आपने किसकी देखी? साइटोक्रोम सी की। साइटोक्रोम सी जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, कौन सी, जहाँ पर क्रिस्टाई प्रेजेंट है उनके अंदर उपस्थित होता है। और ये जो ए एंड बी, साइटोक्रोम ए एंड बी जो हैं वो वहाँ पर फर्मली एम्बेडेड, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से उसके अंदर जो सेम मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर गड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से ए, बी और सी तीनों इनर मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होते हैं और ये एक लार्ज कॉम्प्लेक्स संरचना में उपस्थित है, जैसे वो क्रिस्टाई बनी हुई है उनके अंदर उपस्थित होते हैं। आयरन एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसीजर के अंदर लगातार चलता रहता है और ये Fe+2 से Fe+3 में एंड देन Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट होता है। यदि हम इसका अवशोषण स्पेक्ट्रा देखते हैं तो अवशोषण स्पेक्ट्रा में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये Fe+2 में कब था और Fe+3 में कब था, क्योंकि इस तरह की रिएक्शन जो होती हैं, जो साइटोक्रोम में होती हैं, इस तरह की रिएक्शन को रसायन विज्ञान की भाषा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस में केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और बाकी पूरे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए सामान्य अभिक्रिया में ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, परंतु वास्तव में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से लगातार उनके पोटेंशियल में चेंज होता रहता है और इस कारण से वो अभिक्रिया होती है। तो एनारोबिक कंडीशन में साइटोक्रोम्स की जो मात्रा है वो रैपिडली डिक्रीज हो जाती है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे बिकम ऑक्सीडाइज। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीडाइज होते हैं। यदि वारबर्ग्स कोई भी इनहिबिटर है इसमें उपस्थित, अब वारबर्ग्स इनहिबिटर रेस्पिरेशन के, क्योंकि इन वैज्ञानिक ने यानी वारबर्ग ने ही इनको बताया था, इसीलिए उनके नाम पर इनको हम वारबर्ग्स इनहिबिटर्स कहते हैं। ये वारबर्ग्स इनहिबिटर हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एजाइड एंड H- आयन। और ये आयन जैसे ही रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं वैसे ही ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया ब्लॉक हो जाती है। आपको ध्यान हो तो कभी आपने ध्यान दिया हो तो खबर आती है सर्दी के दिनों में कि फलानी जगह पर ये दुर्घटना हुई कि कमरा बंद होने से जो है सिगड़ी जल रही थी और कमरा बंद था, इसलिए क्या हुआ, डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय इनकम्प्लीट कंबंशन इनकम्प्लीट कंबंशन होता है। तो जो कंबंशन होता है हाइड्रोकार्बन का, उसमें
कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और वो कुल मिलाकर एनिमल्स के सेल ऑक्सीडेशन को और एक्सटर्नल ऑक्सीडेशन को प्रभावित करती है और पूरी तरह से ब्लॉक कर देती है, और इस कारण से वो उसकी मृत्यु का जो एनिमल होता है उसकी मृत्यु का कारण बनती है। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड और एजाइड्स ये दोनों क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया से के लिए वारबर्गर्स इनहिबिटर कहलाते हैं। इनहिबिटर का मतलब है कि उस अभिक्रिया को पूरी तरह से ये तो ब्लॉक ही कर देते हैं। तो इस तरह से ये बताया मैंने आपको। जो और इनहिबिटर्स हैं जो कि अभिक्रिया की गति को मंद करते हैं या कई बार पूरी रिएक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, तो उनके अंदर और इनहिबिटर हैं एमाइटल्स, रोटिनॉन एंड मेलोनेट। ये रिडक्शन की प्रोसीजर को ब्लॉक करते हैं, यानी साइटोक्रोम्स का जो रिडक्शन का प्रोसेस है उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए ये भी क्या कहलाते हैं? वारबर्गर्स इनहिबिटर कहलाते हैं। तो इस तरह से जो भी वारबर्गर्स इनहिबिटर्स हैं वो एनिमल की ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर को ब्लॉक करते हैं। साइटोक्रोम्स जो है वो डायरेक्टली कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं करता है। साइटोक्रोम्स की विभिन्न स्टेप की प्रोसीजर से विभिन्न स्टेप के बाद सेल ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर होती है। इससे पहले हमने शुरू में आपको बताया था कि दो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर की हाइड्रोजन जुड़ी होती है और वहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की प्रोसीजर चलती रहती है, FAD और NADP। FAD फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये दोनों इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट में समझने के लिए उनको A से बताया है। A का मतलब है या तो FAD या NADP। तो सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में AH2 A+2H+ में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जैसे ही 2H+ बना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन किस में चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? यहाँ पर साइटोक्रोम C जिसमें कि आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, उसके 2 मॉलिक्यूल इन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये साइटोक्रोम C के 2 मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर लेते हैं? Fe+2 को Fe+3 यहाँ पर Fe+2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये कन्वर्ट होता है तो ये बहुत सारी स्टेप के अंदर चलता है और इसमें जो है लास्ट में यहाँ पर आधा H2 का मॉलिक्यूल 2H+ जो स्टार्टिंग में अलग हुआ था उसके साथ मिलकर लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल बना देता है। तो इस तरह से सेल ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पर कैलिन्स ऑक्सीडेज यहाँ पर क्या है? वारबर्गर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम है। यदि हम इसको डिटेल में देखें तो वारबर्गर रेस्पिरेटरी एंजाइम किसको कहा हमने? साइटोक्रोम C को। तो साइटोक्रोम C Fe+2 इनमें लगातार Fe+2 से Fe+3 में और Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट होता रहता है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जाता है? साइटोक्रोम C के बाद साइटोक्रोम A में जाता है, साइटोक्रोम A के बाद ये साइटोक्रोम A3 में जाता है और वहाँ पर सभी आयरन +2 to +3 एंड +3 to +2 में कन्वर्ट होता है और लास्ट में जब उसे एप्रोप्रिएट पोटेंशियल मिलता है तो वहाँ पर आधा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक हाइड्रोजन का आयन दोनों मिलकर के 2 हाइड्रोजन के आयन मिलकर के और आधा वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं।
तो इस तरह से ये प्रोसीजर होती है। यदि हम ध्यान से इसको देखें तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में जब हम इसमें स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल लग रहे हैं यहाँ पर आप बताओ। देखो यहाँ पर शुरू में हमारे 2 मॉलिक्यूल काम में आए। उस समय हमने साइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल लिखे थे, परंतु जब पूरी प्रोसीजर होती है तो द ऑक्सीडेशन ऑफ AH2 to A, फॉर एग्जाम्पल द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सीनेमाइड टू सक्सीनेट टू फ्यूमेरेट और NADPH to NAD plus typically required removal of 2 electrons, जो कि आपने देखा। Whereas reduction of cytochrome plus 3 to cytochrome plus 2 requires only 1 electron. इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इस तरह से साइटोक्रोम के 2 मॉलिक्यूल काम आते हैं, परंतु वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए और रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन टू 2H2O रिक्वायर्ड 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से साइटोक्रोम्स ऑपरेट्स रिक्वायर्ड ट्वाइस टू द AH2 एंड 4 times टू द मॉलिक्यूल ऑफ O2। तो इस तरह से ये प्रोसीजर होती है। तो यहाँ पर साइटोक्रोम B, C, C1 appears it into the scheme somewhere between the reducing substrate and cytochrome C. The idea thus developed that the respiratory approach include a chain of electron carriers. तो in short form AH2 to electron transfer cytochrome at cytochrome B, then B और C1, या तो B में जाएगा या C1 में जाएगा, then cytochrome C, then cytochrome A, then cytochrome A3 and then cytochrome then it reaches up to oxygen। और इस तरह से आपकी ये जो है सेल ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेल ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में साइटोक्रोम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। इससे आगे का एनर्जी ट्रांसफर इन रोल ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कि अगले वाला वीडियो जो है हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे।